ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। अब बात जरा जम्मू सूबे के अंदर कार्रवाइयों की भी करते हैं, जहां कल से मुसलसल सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और आज सुबह सुबह जिला सांबा से अब से थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक मुश्तबा बैग मिला और अब जाकर इस बैग के हवाले से मजीद तफसीलात जो सामने आ रही हैं कि इसमें 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, राउंड सेल और कैश बरामद किया गया है पुलिस की तरफ से, फौज की तरफ से और दीगर कुछ मकामी लोग थे जिनने इतला सिक्योरिटी फोर्सेस को दी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। 10 पैकेट इंडियन करेंसी जिसमें कैश पाया गया और बताया जाता है कि 500 के नोट इसमें सबसे ज्यादा हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक तस्वीरें आपके सामने हैं। विजयपुर सांबा के अंदर सरहदी इलाका है जहां पर ये वो बैग जिसकी तस्वीर जिसके जरिए बताया जाता है कि अब ये ड्रोन ड्रॉपिंग का एक और मामला है। एक बार फिर से इस इलाके के अंदर ड्रोन के जरिए हथियार, कैश एक साथ गिराने की जो कोशिश थी उसमें उस मंसूबे में दुश्मन कामयाब हुआ है। इस वक्त कार्रवाई की जा रही है इलाके के अंदर, मजीद सर्च ऑपरेशन दाएं बाएं इस वक्त चल रहा है। हालांकि परसों शाम से जब 2 अलग अलग अरनिया सेक्टर के अंदर एक दरअंदाज मारा गया, फिर रामगढ़ सेक्टर के अंदर दूसरी कार्रवाई हुई जहां पर पाकिस्तानी एक दरअंदाज को पकड़ा गया, बाद में पाकिस्तानी हुकाम के वापस हवाले कर दिया गया। लेकिन अब यह हुआ कि कल से अब तक ये ऑपरेशन चल रहा था। ये जो ऑपरेशन है इसके ताल्लुक से खबर है कि मकामी लोगों ने बैग देखने के बाद पुलिस चौकी पर इतला दी और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की कार्रवाई के दौरान बहुत सारी चीजें हाथ लगी हैं, कुछ पिस्तौल्स, कुछ कैश वगैरह, जो इनिशियल डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं। तस्वीर आपके सामने। दरअसल ये विजयपुर पुलिस स्टेशन है जी, जिनको ये इत्तला मिली थी कि एक बैग जी है कि खेत के अंदर गिरा पड़ा है, जिसके बाद पुलिस की टीम हरकत में आई। वो जाए वारदात पर पहुंची, महानसाना इलाके में पहुंची जहां पर ये इनपुट उन्हें मिला था, जिसके बाद इस पूरे आसपास के इलाके के अंदर डिप्लॉयमेंट भी कर दी गई थी। लेकिन जब इस बॉक्स को खोलने की बात सामने आ रही है तो कहा जा रहा है कि मुस्तबद चीज़ें जो है वो यहाँ से बरामद हुई है। एडिशनल एसपी सुरिंदर चौधरी की सरबराही में ये पूरा इस वक्त ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और आसपास के इलाके के अंदर भी मज़ीद गहराई के साथ देखा जा रहा है कि क्या सिर्फ एक बॉक्स यहाँ पर आया है या और भी कुछ है। तो ये बॉक्सेस का आने का जो सिलसिला है ये ड्रोन के ज़रिए से आ रहा है और पहले सरहद पार से हथियार आ रहे थे, अब आसमान से गिर रहे हैं ड्रोन के ज़रिए से। और ड्रोन की नकल-अमल आपको याद होगा कि सिर्फ चंद दिन पहले भी देखी गई थी, जिसके बाद जम्मू के एयरपोर्ट के आसपास के इलाके के अंदर अलर्ट कर दिया गया था। और आज ये इतला सामने आई है कि एक बॉक्स मिला है जिस बॉक्स से हथियार बरामद होने की खबर आ रही है। सीधे सांबा चलेंगे, ऋषि इस वक्त हमारे साथ है। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है। इंटरनेशनल बॉर्डर से कितनी दूर ये अंदर बॉक्स आया था और इस बॉक्स के अंदर क्या कुछ अब तफसील के साथ सामने आया है? देखिए गुरु साहब, आपको बता दें कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करो तो ये लगभग जो दूरी है इस स्पॉट की 8 से 10 किलोमीटर के बीच की ये दूरी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है ये विजयपुर के छन्नी मनहासा इलाके में ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है। हालांकि जो शुरुआती तस्वीरें हमने जब यहाँ से लेने की कोशिश की तो आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि इसमें अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद आईडी भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो पैकेट खुला तो ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए यहाँ पर पहुंचाया गया तो इसमें से 2 पिस्टल जो मेड इन चाइना है और 4 इसमें मैगजीन रिकवर हुई है, बैटरी सेल्स है, राउंड्स है और एक रिस्ट वॉच है और यहाँ पर कुछ अमाउंट जो कैश है वो भी रिकवर हुआ। इसमें 10 घटियां हैं 500 रुपए के नोटों वाली और इंडियन करेंसी है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ड्रोन ड्रॉपिंग में यहाँ पर इंडियन करेंसी जो वो भेजी गई है। यानी जो ये पूरा पैकेज यहाँ पर ड्रॉप किया गया है ये हैंडलर तक सूचना था, लेकिन उससे पहले ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस को ये सूचना मिली और पुलिस ने सूचना के आधार पर यहाँ पर जो है मौके पर पहुंचकर ये पूरा पैकेट जो वो रिकवर किया है। क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि खेतों में जो कुछ संदिग्ध वस्तु है ये पड़ी हुई है। उसी के बाद यहाँ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बॉर्डर से ये कितना दूर है इलाका है और क्या लोगों ने कुछ संदिग्ध चीज देखी थी आसमान में ड्रोन टाइप की जिसके बाद ये गिरा होगा? जो यहाँ लोकल से जानकारी हासिल की है उनका साथ कहते गाँव वासियों को लेकर बात करें तो वो सुबह अपने खेतों की ओर जब वो रुख करते हैं, फसल यहाँ पर उगाई जा रही है, उसी को लेकर उन्होंने संदिग्ध पैकेट यहाँ पर पड़ा हुआ देखा, उसके ऊपर एक लकड़ी का बॉक्स बना हुआ था और उनको शक हो गई शायद कुछ ऐसी चीज हो सकती है क्योंकि बॉर्डर यहाँ से नजदीक है, ज्यादा दूरी नहीं है बॉर्डर की। और उसी के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरा यहाँ पर एक सुरक्षा घेरा बनाकर उस पर्टिकुलर स्पॉट पर किसी को जाने की इजाजत आगे नहीं दी गई। और उसके बाद जो यहाँ पर टीमें है पुलिस की पहुंची है, एफएसएल की टीमें यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने इस पैकेट को रिसीव किया है। जो तस्वीरों में आप आपको देखिए जा रहे हैं अभी
भी हम उसी स्पॉट पर हैं और अभी एक ऑफिशियल जानकारी हम लेंगे। एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है, पूरा तमाम पुलिस अमला मौजूद है। ये आप कह सकते हैं कि बड़ा बांडा फोड़ जो वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। पाकिस्तान का जो लगातार ड्रोन एक्टिविटीज जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करवाता है और ड्रोन के माध्यम से हथियारों की नशे की खेप बेचता है। और 2 दिन पहले ही आपने देखा कि 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए यहाँ पर जो वो एक मार गिराया गया, एक पकड़ा गया। यानी घुसपैठ की साजिशें लगातार की जा रही है क्योंकि एलओसी पर बर्फबारी है और यहाँ आईबी पर देखें तो अब आईबी का सहारा जो वो आतंकवादी ले रहे हैं और यहाँ घुसपैठ लगातार भारतीय सीमा में। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया बता रहे थे कि हथियार बरामद हुआ जी उस डिब्बे से, जो डिब्बा ड्रोन के जरिए से शायद गिराया गया था और उस डिब्बे से हथियार बरामद हुआ। इलाके के अंदर मजीद तलाशियां भी चल रही है। तो हम ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की सिचुएशन जम्मू सूबे के अंदर देखने को मिली है। इससे पहले भी कई बार ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद हुए हैं या पैसे या मंशियात भी कहीं ना कहीं जब्त किए गए। अब जरा बात पीआरआईज की करते हैं, क्योंकि पीआरआईज को बाइख्तियार बनाने का दावा कल एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। कहा गया कि अब पीआरआईज जमीन पर मनसूबाबंदी तो कर रहे हैं लेकिन कामकाज की अमल दरामद में भी उन्हें बाइख्तियार बनाया गया है। कल बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ और उसमें फाइनेंशियल पावर्स, मालियाती पावर जो है वो पीआरआईज देने का हतमी फैसला ले लिया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि जो एफपीएस हमारा सिस्टम है उसमें जो डीलर्स है उनके लिए एडवांस पेमेंट सिस्टम के हवाले से भी एक रास्ता और विंडो जो है वो खोलने की बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की करेंगे वो यही करेंगे कि पीआरआईज, चाहे वो ग्राम पंचायतें हो, ब्लॉक समितिज हो, जिला परिषद हो, ये सारे जो बाइख्तियार बनाने की बात कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है और कहा है कि अब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और बजटिंग का सिलसिला जो है वो 100% ग्राउंड जीरो पर किया जाएगा। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पीआरआईज जो डेवलपमेंटल प्रोसेस चला रहे हैं इनको बाइख्तियार बनाने के हवाले से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ग्राम पंचायतों को अब इख्तियार दिया गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू अकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अप टू 1 लाख से 5 लाख तक ग्राम पंचायतें ले सकती हैं। उसके साथ साथ ब्लॉक समिति का इख्तियार भी बढ़ा दिया गया है 5 लाख से 20 लाख, और जिले की जो परिषद है उसके लिए 1 करोड़ तक का मंसूबा बनाने और उस पर काम करवाने और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने की बात कही गई है। पीआरआईज को ये भी साफ कर दिया गया कि जनरल फाइनेंस रूल एंड गाइडलाइंस जो है उसकी अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। और तीसरी बड़ी बात ये इसमें कही गई है कि जो रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज को जनरेट करके काम को आगे बढ़ाना होगा। लास्ट लाइन ने कुछ चीजें मजीद पेचीदा कर दी हैं और उसको समझने के लिए हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब इलेक्टेड मेंबर है, पीआरआई है, इनके पास भी चलेंगे। अनिल शर्मा जी प्रेसिडेंट है जी पंचायत कॉन्फ्रेंस के और तकदो बहुत ज़्यादा करते हैं कि बाइख्तियार बनाया जाए, इनके पास भी चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। पहले सीधे डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये, जब हम देखते हैं कि पीआरआईज को बाइख्तियार बनाने की बात हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन ले रही है, एनहांस किया जा रहा है, तो क्या हम ये माने कि एक कदम एक और सरकार की तरफ से आगे बढ़ा है? अशफाक साहब शुक्रिया, मुझे जोड़ने के लिए बड़ा क्रूशियल इशू था। जैसे कि कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जब फैसला आया तो बहुत जगह पे एक तरीके से वेलकम करने की कोशिश की गई, लेकिन जब इस पूरे ऑर्डर को पढ़ा गया, खंगाला गया और लास्ट लाइन जो लिखा है कि ओन रिसोर्सेज, और चूंकि आपको पता है कि ये जो 3 टायर सिस्टम है या पंचायती राज सिस्टम है जिसको 73rd अमेंडमेंट को रिसेंटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, और रिसोर्सेज कितने हैं पंचायतों के पास अभी तक 2 साल में हमें समझ ही नहीं आया। हालांकि हम तैयारी में थे कि ऑर्डर आया तो कि हम अपने अपने इलाके में वीडियोज को लिखें कि जो पंचायतों के रिसोर्सेज है, सबसे बड़ा रिसोर्स जो यहाँ पे हमारा देखा गया है वो जो है टावर्स वगैरह लगे हुए हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि जब हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया हैदराबाद और पुणे, वहां हमने देखा कि जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज जब
कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कहीं पे कोई जमीन बेची जाती है और जिसका जो स्टैंप ड्यूटी होता है, स्टैंप ड्यूटी का 5 से 7% और कहीं पे आधा %, कहीं पे 1% नॉमिनेट करके पंचायत को रिसोर्सफुल बनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोई ऐसा रूल आज तक हुआ नहीं है, या कहीं पे जिस तरह से हमारे टूरिस्ट विलेजेस का दिया गया है, या कहीं पे ऐसी कोई टिकट लगाने का, कोई ऐसी चीज करने का अभी तक ऐसा है नहीं। और ये किन रिसोर्सेज की बात की जा रही है, मुझे नहीं लगता कोई भी एक ऐसी पंचायत है जिसमें ₹1,00,000 का भी रिसोर्स है। देखो, जो हमारी डिमांड थी कि फाइनेंशियल पावर दिए जाए, बट ये कैपेक्स में भी हूँ और जो जनरल, तो ये एक आईवाश है। ये एक मुझे नहीं लगता कि जो लास्ट वाली लाइन इसमें ऐड हुई है कि फ्रॉम द रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज कब बनेंगे और वो रिसोर्सेज कब क्रिएट होंगे और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, और गवर्नमेंट ने उन रिसोर्सेज को खंगाला है कहीं। इससे पहले भी परसों में जब मैंने रिव्यू मीटिंग ली गई तो मेरी नोटिस में एक चीज लाई गई कि इस साल जी लिखा गया है RDD डिपार्टमेंट को जो इंटरनल लिंक्स है रोड्स की, एक तो PWD और मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो बड़े रोड्स करता है, लेकिन जो लिंक रोड्स है वो जी RDD साफ करेगी, लेकिन उसमें नीचे फिर लिखा है फ्रॉम ओन रिसोर्सेज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये रिसोर्सेज है कहाँ, ये रिसोर्सेज कहाँ छुपाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ा बारीकी से समझाइएगा। डॉक्टर साहब, रिसोर्सेज है, एक चीज समझाइएगा, ये जो भी नहीं लगता कि ये कहीं एम्पावरमेंट होने की बात है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आप जरा डॉक्टर साहब आसिफ भी कुछ बात करना चाहते हैं, उसके बाद अनिल जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनके पास भी चलते हैं। जी, अनिल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो ये कहा गया कि ये जो ग्राम पंचायतों के अंदर 1 से 5 लाख रुपए तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कामों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसको मिला है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उसके मुताबिक जितना उनको खर्च करना होगा वो कर सकेंगे। तो ये जो ऑन रिसोर्सेज का मतलब, ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, ये जितना साल का एक या जो एक फिक्स बजट है, आपका अमाउंट है, उसी में से इस्तेमाल करने पर ये फोकस है, या फिर नए सिरे से अलग से ये पैसा दिया जाएगा पंचायतों के अंदर, या जो DDCs हैं, स्पेशली जो PRIs हैं, उनको दिया जाएगा? आसिफ साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक तो ये पॉजिटिव मूव तो है ही, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव मूव नहीं है, पॉजिटिव मूव जरूर है, लेकिन ये पॉजिटिव मूव जो है अगले 10 साल के लिए है। ये आज के लिए पॉजिटिव मूव नहीं है, ये अगले 10 साल के लिए है। और तमाम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं उनको ये चीज आज से ही तैयारी करनी होगी कि 10 साल के बाद हमारा जो ओन सोर्सेज जो आज से हम लोग अपने बजट जो है पंचायतों के अंदर बनाना तैयार करेंगे, उन बजट के जरिए जो हमें जो है इनकम जनरेट होगी, उसी इनकम का ये जो है ओन सोर्सेज जो है उसी के लिए ये कह रहे हैं। उसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो मोबाइल के टावर्स हैं उनका हो सकता है, आपके जो है आने वाले दिनों के अंदर ये भी हो सकता है कि जंगलात हो, जो हमारे पानी के वाटर सोर्सेज हैं, जो हमारे माइनिंग के सोर्सेज हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी जो है अदल बदल होती है, एक दूसरे लोग जो है एक दूसरे को देता है, परचेज करता है, उसका कुछ परसेंटेज दिया जाए। तो हम लोग LG साहब से थोड़े दिन पहले मिले थे, हमने गुजारिश की थी कि ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो है वो हमें किया जाए, लेकिन सिर्फ ओन सोर्सेज पे नहीं, जो हमें कपेक्स का बजट आता है उस पे भी किया जाए, जो हमें CD पंचायत का आता है उस पे भी किया जाए, MG नरेगा का आता है उस पे भी किया जाए, ताकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, हमारे पंच साहबान, सरपंच साहबान जो MG नरेगा का काम करते हैं, कपेक्स के काम करवाते हैं, CD पंचायत के काम करवाते हैं, बैक टू विलेज के काम करवाते हैं, उनको दर की ठोकरें ना खानी पड़े, उनको एग्जिम के पास ना जाना पड़े, उनको ACD के पास ना जाना पड़े, उनको डायरेक्टर ऑफिस में अच्छा नहीं, अनिल शर्मा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात तो मैंने आपकी सुनी, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चाहते हैं कि अनिल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है, पहला स्टेप ये भी हो सकता है कि आप ये पंचायतें जो हैं, आप ये पावर जो है
बीडीओ साहबान तक ही दे दें, ताकि हम तमाम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना जाकर अपने अपने ब्लॉक के अंदर बीडीओ साहबान के पास ये सारी तमाम चीजें चले जाएं और उससे जो है आम लोगों को। अच्छा जी, अभी आप कह रहे हैं कि ये जनाब आज के लिए नहीं होगा जी, 2022-23 का बजट होगा, इसमें भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, 23-24 में भी बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी हमारे पास उतने मोबिलाइज रिसोर्सेज नहीं है। शायद सरकार ने 5 साल प्रोग्राम को सामने रखा होगा कि आने वाली जब नई पंचायतें आएंगी, नए से चुनाव होंगे 2023 में, तो अगली बार जो लोग चुनकर आए उनके लिए एक राह हमवार हो जाए, वो और ज्यादा एक्टिवली काम करे। क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर भगत सिंह साहब कह रहे थे कि हमारे पास तो अभी पता ही नहीं है जी ना हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। 1 साल से वो भी कह रहे हैं कि हमें देखना चाहते थे कि हमारे जनरल रिसोर्सेज क्या है, ब्लॉक के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, तहसील के लेवल पर, ग्राम पंचायत के लेवल पर, वो तो अभी कहीं पर कंफर्म ही नहीं है किसी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गौर साहब, बिल्कुल सही है। जे मैंने पहले ही कहा कि अगले 10 साल का जो प्रपोजल है और जो आने वाले इलेक्शन जो पंचायतों के होंगे, लोगों को पहले ही प्रिपेयर होना होगा। और जिन लोगों ने लोगों को चुनना है, पंच साहबान को, सरपंच साहबान को, लोग भी जो है वो देख सुनकर चुने, ताकि वो पंच और सरपंच साहबान क्या उस काबिलियत है उनमें कि वो बजट बना सकते हैं, क्या उनमें काबिलियत कुव्वत है कि बीडीसी जिसको आप बना रहे हो उसमें क्या कुव्वत है, काबिलियत है कि क्या वो ब्लॉक का जो है अपने ओन रिसोर्सेज जो है पैदा कर सकते हैं। अब हमें रिसोर्सेज अपने पैदा करने होंगे और आगे 10 साल के बाद गौहर साहब, मैं आज ही भविष्यवाणी कर सकता हूं, 10 साल के बाद क्या होगा कि 10% जो होगा वो हमें अपना जमा करना होगा और 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। आज की तारीख में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, अगले 5 साल के बाद 10% ये बॉन्डिंग हो जाएगी कि जिस पंचायत का अपना बजट 10% बना खर्च होगा तो 90% गवर्नमेंट देगी। और आगे आगे क्या होगा, जे अपने ओन रिसोर्सेज पे ही जे पंचायत। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आपका भी, और अनिल शर्मा जी आपका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस पर जरूर बात करेंगे। मोहम्मद शफी साहब भी हमारे साथ हैं, ये सरपंच है, यानी अब हम और थोड़ा नीचे आके इसको समझने की कोशिश करेंगे और सरकार को एक आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। शफी साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकार कह रही है कि पीआरआईज की जो कमजोरियां थी उन्हें हमने टटोला, उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, इख्तियार बढ़ा दिया गया है और फाइनेंशियल पावर्स भी दे दिए गए हैं मोटा मोटा। लेकिन ये सारे फाइनेंशियल पावर्स का महवर और मरकज होगा रिसोर्सेज पर, यानी जितना पैसा आप जनरेट करेंगे उसी को आप बांट सकते हैं। कैसे देखेंगे इस बात को, या हमें कुछ गलत समझ आ रहा है, आप कुछ और समझ पा रहे हैं? जी सर, शुक्रिया आपका। सर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पंचायत बनी है गांव में, गांव की लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, गांव में ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो हम जहां से हम ये पैसा वसूल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी, मुझे नहीं लगता यहाँ के गांव का जो एक दुकानदार है उससे हम क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कभी कभार वो बिना बोने करके ही घर चला जाता है। गांव में मतलब पंचायत कैसे काम कर सकता है, मतलब कैसे रिसोर्स रेवेन्यू जनरेट करता है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये सर फैसला सही है। हम इस ऑर्डर का यही तो कहा जाए कि आप रिसोर्सेज को जनरेट करें, उठाएं जी रिसोर्सेज को अपने। क्या आपको लगता है कि अब आपने और ज्यादा मेहनत करनी होगी, टैक्स कलेक्शन की ओर भी देखना होगा, रिसोर्सेज कैसे पैदा होंगे उसकी ओर भी देखना होगा, तब जाकर आप वो चीज कर पाएंगे जो सरकार चाह रही है? नहीं सर, गौर साहब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये गांव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसा कोई नजर ही नहीं आता कि जहां से हम ये रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हम ये काम जो मतलब गांव को डेवलपमेंट करने के लिए जो हमें रिसोर्स मतलब पैसों की जरूरत है, अगर हम टैक्स वगैरह की बात करें तो गांव में अक्सर लोग मतलब गरीबी की जिंदगी बसर करके मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते हैं। ऐसा कोई सोर्स नहीं है उनके पास जहां से हम उनसे रेवेन्यू जनरेट करके फिर डेवलपमेंट का काम करें। तो ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता है ग्राउंड लेवल पर। चलिए बहुत शुक्रिया जी शफी साहब। पंचायतों को पीछे धकेला जाता है। गौर साहब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा जी, इससे पहले भी एक ऑर्डर हुआ था जिन्होंने एक पंचायतों को एक पंचायत सेक्रेटरी बनाया था, जहां पर उन्होंने लोगों की सहूलियत के लिए डिपार्टमेंटों को लाइन हाजिर सुबह 12 बजे तक रखने के लिए बोला था। लेकिन सर वो ऑर्डर ही रह गया, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए सरपंच साहिबान को अगर वो इन दफ्तर जाते हैं लोगों के मसाइल लेकर, वहां पे भी उनको
एक एक घंटा बाहर खड़ा करवा के मतलब लोगों के मसाइल लेकर ही जाते हैं, उनको लोगों के मसाइल लेकर जब वहां जाते हैं तो उनको बाहर एक एक घंटा रखते हैं। बाहर उनका जो चपरासी होता है वो सरपंच को उस ऑफिस के अंदर नहीं आने जाने देता है। चलिए तो सर वो मुझे लगता है कि वो ऑर्डर तक ही महदूद रहा। मेरे साथ एक लास्ट कमेंट के लिए इस पर चलता हूँ। मोहम्मद खलील साहब भी हमारे साथ है त्राल से, माछामा त्राल से। बहुत शुक्रिया जी खलील साहब। खलील साहब, आपके तासुरात सरकार के फैसले पर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सबसे शुक्रिया मैं गवर्नमेंट का करता हूँ इस चीज का कि जिसने हमें एम्पावर किया है जी। और जब ये हमें पंचायत सौंपा गया तब से हमारे हल्कों में भी काम ठीक चल रहा है। पिछले 70 साल में काम ऐसा नहीं हुआ हाँ जी, जैसा इस पंचायत में चल रहा था। हाँ जी जनाब। मगर बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट कह रही है कि 21 डिपार्टमेंट 35 डिपार्टमेंट आपको सौंपा गया, तो अभी भी हम दफ्तरों में जाकर खड़ा हो जाते हैं अदर डिपार्टमेंटों में, तो एस्पेक्ट हमें पूरा नहीं मिलता। अच्छा जी 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 ओके जनाब, बहुत शुक्रिया जी खलील साहब जी ज्वाइन करने के लिए। ये तो थी बात जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की, लेकिन जरा अब आपको एक और सियासी मूव बताते हैं। और ये सियासी मूव क्यों इंपॉर्टेंट है, इस खबर के साथ इसकी रेलेवेंस आपको नजर आएगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर इंतहाई मेरी नजर में अहम करारदाद को लाया गया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और कमीशन के पार्ट पर क्या होगा इसका वो दूसरी बात है, लेकिन नियत और रूह इस पूरी करारदाद की अभी तक मुझे बड़ी साफ नजर आ रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से करारदाद सामने रखी गई और करारदाद के अंदर यह कहा गया कि कॉर्पोरेटर की कम से कम तालीमी काबिलियत जो है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी तालीमी काबिलियत को लाइन खींचने की कोशिश की गई है। करारदाद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर रखी गई, जनरल हाउस का इजलास था और इत्तेफाकन इस करारदाद को मंजूरी भी मिली जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। और जब ये कॉर्पोरेशन की तरफ से मंजूरी मिली उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आई, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की ये मांग है कि इस करारदाद को सरकार सख्ती के साथ माने और इस पर अमल दरामद भी हो। और उनका मानना है कि उनकी तरफ से करारदाद तो पास कर दी गई है, लेकिन अब मामला एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर चला जाएगा, कमीशन का इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वहां से क्या कुछ क्राइटेरिया और नॉर्म्स बनकर आएंगे वो देखने होंगी। लेकिन ये पहली करारदाद होगी जहां पर तालीम को बुनियादी लाइन पर खींचने की कोशिश की गई। आज तक एमएलएस के लिए ऐसा कोई बार नहीं है कि जनाब ये तालीम होनी चाहिए। हमने देखा है कि अंगूठा छाप भी हमारे मुल्क के अंदर एमएलएस बने हैं, बल्कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भी बने हैं। साइमल्टेनियसली हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर आई है तो सूरत हाल आपको बड़ी अच्छी नजर आएगी, इसी तरीके की है हमारी रियासती असेंबली, साबिका असेंबलीज की अगर आप बात करेंगे 47 टू 2019, तो कई बार आपको बहुत कम तालीम याफ्ता लोग वहां पर मिलेंगे, लेकिन उनका अंदर सियासी सूझबूझ इतनी थी कि बात करते करते अंदाजा ही नहीं लगता था कि वो अनपढ़ है, लेकिन असेंबली के अंदर इलेक्टेड होकर आए थे। लेकिन वो तो अलग अलग बात है, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात ये है कि वहां पर करारदाद हुई है। अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अब आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुकाबले में खड़ा करें। मैंने पिछले 2-3 महीनों में कई बार यह खबर आपको बताई कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इजलास में ये करारदादें हुई, इन इलाकों के नाम बदलने की कोशिश की गई। उसके मुकाबले में पिछले 3 महीने का श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड खंगालिए, शायद ही कोई जनरल काउंसिल का इजलास हुआ होगा। यह बड़ी फर्क है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जी आसिफ। बिल्कुल, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से करारदाद मंजूर की गई है। इस पर मजीद जब बात होगी तो इस पर अपडेट आपको देंगे, लेकिन बात जब जम्मू की हो रही है तो आपको ज़रा जम्मू हवाई अड्डे के हवाले से भी अपडेट बताएं। बहुत सारे लोग जो सफ़र करते हैं जम्मू से श्रीनगर या फिर दिल्ली से जम्मू, थोड़ी सी राहत है और बोझ जो जम्मू के अंदर कम करने की कोशिश इस हवाई अड्डे पर थी या अहम टर्मिनल पर थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की कोशिश है। दरअसल ये जो जम्मू एयरपोर्ट का नया टर्मिनल है उसके लिए जमीन लेने का या जो थोड़ा सा एरिया एक बचा हुआ था जहां पे कहा जाता था कि नए टर्मिनल का तामीराती काम रुका है, लेकिन रास्ते में जो रोड़ा अटका था वो साफ हो गया है। अब ये जो नया टर्मिनल बनेगा, मुसाफिरों का जो बोझ मुसलसल बढ़ रहा था वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। मुतलकीन के मुताबिक, यानी जो काम करने वाली अथॉरिटीज हैं वो बताती हैं कि एक जम्मू एयरपोर्ट 2 तरह से अहम है। अब इमारतें और ढांचे यहाँ से हटा दी जाएंगी, यानी वो अप्रूवल मिल गया है जिसके तहत यहाँ पर 2 तरह के फैसले लिए जा रहे थे। एक तो कि चूंकि स्ट्रेटेजी के एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट के नज़दीक दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ज़्यादा दूर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगने वाला बॉर्डर जो है वो भी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर ही आता है, 12 साढ़े 12 के आसपास गालिबन।
इसी तरीके से जब सिविलियंस की आप बात करते हैं, आम शहरी जो फ्लाइट्स के जरिए जाते हैं, परवाजों के जरिए जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, वो भी हवाई अड्डे पर ही जाते हैं। तो दोनों तरह से, और फौजी तनसीबात भी हैं, काफी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। अब जो ढांचे हैं, 240 कनाल जमीन पर बना एक जो भवन है और ढांचा है, वो मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाएगा। वहां पर भी टर्मिनल का काम एक्सपेंड किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, इसके बाद बेलीचराना की तरफ तकरीबन 974 कनाल जमीन है, इस पर बनने वाला जो नया टर्मिनल है, ये भी एयरपोर्ट के राइट साइड वाला एक हिस्सा है, बेलीचराना का इलाका। यहां पर भी जो काम है, तामीराती काम, वो शुरू कर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में तकरीबन 24 उड़ानें जो जम्मू से आती और जाती हैं जम्मू हवाई अड्डे पर, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट पर अगर नया टर्मिनल बनता है तो ये तादाद 24 से 40 तक पहुंच जाएगी। कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो फ्लाइट्स का सिलसिला है ये और बेहतर होगा और नाइट फ्लाइट्स का ऑपरेशन आसानी से शुरू किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो इंडियन एयरफोर्स है, जिसका भी ऑपरेशन साथ साथ चलता है, वो भी यहां से काम आसानी से कर सकती है। पिछले साल अक्टूबर में जहां पर इंतजामिया की तरफ से एक फैसला लिया गया था और बिलखुसूस इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर कि 974 कनाल जमीन, 974 कनाल 2 मरला जमीन जो है उसको इस्तेमाल करने की मंजूरी इंतजामिया की तरफ से दी गई थी। लेकिन अब जो बड़ा मामला था कि जो आसपास ढांचा है, बेलीचराना वाला एरिया है, या फिर यहाँ पर एक पुराना भवन बना है 240 कनाल जमीन पर, वो किस तरफ जाएगा, क्या उसको तोड़ा जाएगा या नहीं, उसके लिए लगभग क्लियरेंस हो गया है। और अब जाकर जो लगातार यात्रियों का या जो मुसाफिरों का जम्मू हवाई अड्डे पर दबाव पड़ रहा था, वो कम हो जाएगा। कुल मिलाकर 2021 में कोविड की पाबंदियों के बीच 12 लाख के करीब जो मुसाफिर हैं बाई एयर जिनने सफर किया, हवाई अड्डे पर जम्मू पहुंचे। 2020 में ये तादाद 9.93 यानी 9,93,000 के तजावुज कर गई, जो 12 लाख से बहुत नीचे फिगर्स हैं। इसी तरीके से जब ये जमीन के मामला ठीक हो गए, एयरपोर्ट के लिए मामला हल हो गया, जब नया टर्मिनल बन जाएगा तो बोझ तो कम होगा ही, लेकिन फ्लाइट्स भी सरकार खुद मानती है कि नए प्रोसेस का काम जो होगा, जो तामीराती काम है, उसके लिए टेंडर बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। और इस सिलसिले में संजीव कुमार गर्ग जो कि एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि नए टेंडर्स जारी करने के साथ साथ एक बेलीचराना वाला एरिया, दूसरा जिस तरफ भवन बना है, उन एरियाज को साफ करके नए टर्मिनल पर काम शुरू होगा। फिर फ्लाइट्स का नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो हैं, जो 24 इस वक्त जम्मू एयरपोर्ट पर जाती हैं दिन में, वो बढ़कर 40 से 42 तक आसानी से जा सकती है। चलिए जनाब, वक्त हो गया जी यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो 2 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। एक ये कि CIC ने एक बार फिर अपने इदारे का जो असूल है उसको मनवाने की कोशिश की और ये कहा है कि CIC इदारा अभी जिंदा है और अफसरों पर जुर्माना आयद किया है। जम्मू कश्मीर के कहाँ पर जुर्माना हुआ, इस पर बात करेंगे। सरहद पार सरगर्मियां हो रही है और उन सरगर्मियों को लेकर दिफाई ज़राया क्या कुछ कह रहे हैं, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बनी रहेगा हमारे साथ। तीसरे पड़ाव पर हम जा रहे हैं, यानी छोटे से ब्रेक के बाद फोन लाइन्स भी खुलेंगी, आपसे गुफ्तगू भी होगी और 2 छोटी खबरें भी आपके सामने रखेंगे।